नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत एक बार फिर से आप सभी का हिंदी वाटिका चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगामी परीक्षा को लेकर आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो वर्णमाला का लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये महत्वपूर्ण वर्णमाला के ढेर सारे प्रश्न हैं जिनको आप पढ़ेंगे और हमने आपके लिए पीडीएफ तैयार की है। और ढेर सारे प्रश्न जो हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। खासकर आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर ढेर सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। चलिए देखिएगा, एक एक प्रश्न देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या भैया कितनी होती है, 4 होती है। जिसमें से अंतस्थ, इनमें से अगर आप देखा जाए तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन से? एक होता है या, एक होता है रा, एक होता है ला और एक होता है वा। ठीक है, ये 4 होते हैं। अगर इनमें देखा जाए तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा होगा आपका? अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा ला। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। कंठ तालव्य का मतलब जिसका उच्चारण कंठ से भी होता हो और तालु से भी होता हो, ऐसा व्यंजन कौन सा है। तो अगर ए देखा जाए यहाँ पर ए, ठीक है, तो ए कैसे बनता है? आ से बनता है और प्लस किससे बनता है? ई से बनता है। ठीक है, आ और ई से बनता है। आ का उच्चारण कंठ होता है और ई का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। इस वजह से इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ बढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अनुस्वार किसका कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा, अनुस्वार किसका कार्य करता है भैया। ठीक है, अनुस्वार किसका कार्य करता है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अनुस्वार किसका कार्य करता है, तो हमेशा याद रखना अनुस्वार पंचमाक्षर का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? पंचमाक्षर का कार्य करता है। अंगा इयाड़ा नमा के स्थान पर आप मां लिख सकते हैं, ये नियम है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जिन स्वरों का उच्चारण हवा नाक से भी निकलती हो, किससे निकलती हो? नाक से निकलती हो, उसे ऐसे स्वरों को क्या कहते हैं? ऐसे स्वरों को हम भैया अनुनासिक स्वर कहते हैं। ऐसे स्वरों को क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सुपर फास्ट रिवीजन हम आपको करवा रहे हैं, जिससे ज़्यादा प्रश्न हम आपको सॉल्व करवा सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संयुक्त स्वर नहीं है। याद रखना, पूछा गया है कौन सा स्वर संयुक्त स्वर नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर ऊ जो है आपका संयुक्त स्वर नहीं है। ये इसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। बाकी ओ है, ये संयुक्त स्वर है। आई आपका संयुक्त स्वर है और ए आपका ये संयुक्त स्वर है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं, या इसको हम सजाती स्वर के नाम से जानते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा दंत स्वर नहीं है। यहाँ पर दंत वर्ण नहीं है पूछा गया है। देखिए, दंत वर्ण में आता है आपका कौन सा? ता वर्ग आता है। कौन सा आता है आपका? ता वर्ग आता है। अब ता था दाधा ना के अलावा इनमें से जो भी होगा वो दंत वर्ण नहीं होगा। याद रखना, ला का उच्चारण भी कहाँ से होता है? ला का उच्चारण दांतों की सहायता से होता है। इसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इसके उच्चारण में जो वायु होती है वो जीभ के दोनों किनारों से स्पर्श होकर निकलती है और इसमें जीभ का आकार नौ के आकार का हो जाता है। लेकिन या जो है पूरी तरीके से, ये क्या है, या के उच्चारण में पूरी तरीके से तालु का इस्तेमाल होता है, ना कि जीभ का इस्तेमाल होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, जिन स्वरों का वर्गीकरण जब किसी जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा उसके भेद के अंतर्गत नहीं आता है। तो जीव के भेद के आधार पर अगर देखेंगे, जीव के प्रयोग के आधार पर देखेंगे तो जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं भैया? स्वर 3 प्रकार के, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इनके अलावा अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन होगा तो वो नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा? विवृत स्वर, है ना। ये मुख द्वार खुलने के आधार पर विवृत स्वर की संख्या 1 होती है, बड़ा आ, तो ये नहीं होगा। आगे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्विक ध्वनि
या पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि पार्श्विक ध्वनि किसे कहते हैं? हम ला को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ला को कहते हैं। इसे ही हम लुंठित वर्ण, इसको हम लुंठित वर्ण नहीं कहेंगे, पार्श्विक ध्वनि कह सकते हैं। अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। इसमें रा आपका क्या है? लुंठित वर्ण है ना। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका पार्श्विक ध्वनि है। पार्श्विक, जीभ के दोनों किनारों से वायु स्पर्श करके निकलती है। ये आपका जो रा है ना, रा, ये आपका लुंठित वर्ण है। लुंठित, इसी को हम कंपित वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसी को हम कंपित वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, प्रकंपित भी कहते हैं इसको हम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है टावर का उच्चारण। टावर का उच्चारण की दृष्टि निम्नलिखित में किस प्रकार की ध्वनि है? तो टा मूर्धा है ना। इसमें अगर कहीं पर भी ऑप्शन क्या होगा? अगर मूर्धा है तो वो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि इसका उच्चारण कहाँ से होता है? टावर का उच्चारण हमेशा मूर्धा की सहायता से होता है। इतनी बात क्लियर हो गई भाई? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बहुत ध्यान से एक एक प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? आपसे ये पूछा गया है कि भैया बताओ इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है ना। तो बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ, ये आपका क्या होता है? ये दीर्घ स्वर होता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ए क्या है? आपका बड़ा आ है, ये दीर्घ। बाकी इनमें से ये आपका ह्रस्व स्वर है, और इनमें से ये आपका कैसा है? ये संयुक्त स्वर है। ये आपका संयुक्त स्वर है। ठीक है, संयुक्त स्वर है। ये आपका ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर है। और ये आपका संयुक्त स्वर है। ये कैसा स्वर है? ये आपका संयुक्त स्वर है। ठीक है, और ये आपका कैसा स्वर है? दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन। चाचा जाझा इया का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? चाचा जाझा इया का उच्चारण स्थान भैया कहाँ से होता है? तालु की सहायता से होता है। कहाँ की सहायता से? तालु। कंठमण का देखिए, कावर का उच्चारण कंठ से होता है, चावर का उच्चारण तालु की सहायता से। टावर का उच्चारण हमने आपको बताया मूर्धा की सहायता से होता है, कंठ, तालु, मूर्धा और दंत। टावर का उच्चारण दंत की सहायता से, और पावर का उच्चारण ओष्ठ की सहायता से होता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? इसके पहले भी हमने वीडियो में बना के डाला है। किसी भी वर्ग का, हमेशा याद रखेंगे, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हमेशा याद रखना। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प प्राण। लेकिन किसी भी वर्ग का भैया अगर दूसरा और चौथा पूछा जाए ना, तो हमेशा याद रखना इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। अगर ऑप्शन में महाप्राण होगा तो सही हो जाएगा, क्योंकि दूसरा पूछा गया है और कौन सा पूछा गया है? चौथा पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, महाप्राण वाला। ठीक, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि कौन सी है? जब दो व्यंजनों से एक ध्वनि क्या हो जाए? संपृक्त हो जाए, है ना। दो व्यंजनों के बीच में एक ध्वनि क्या हो जाए? देखो, एक व्यंजन ये है और एक व्यंजन ये है। जैसे कंबल लिख दिया जाए, बहुत ध्यान से समझना, है ना। देखिए, संपृक्त ध्वनि का मतलब क्या होता है? संपृक्त ध्वनि का मतलब होता है, ध्यान से समझना, कि दो व्यंजन होने चाहिए। दो व्यंजन, ठीक, दो व्यंजनों के बीच में, दो व्यंजनों के बीच में एक व्यंजन आ जाए या एक ध्वनि आ जाए, एक ध्वनि आए। ठीक, एक ध्वनि हमेशा याद रखना, वो भी आधा मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे हम लिख दें कंबल, क्या लिख दें? कंबल। ठीक है, यहाँ पर देखो, एक व्यंजन ये है, एक व्यंजन ये है। इन दो व्यंजनों के बीच में एक ध्वनि क्या है? संपृक्त है, जुड़ी हुई है। दो व्यंजनों के बीच में एक आधा व्यंजन आ जाए, आप ऐसे भी कह सकते हो। दो व्यंजनों के बीच में एक आधा व्यंजन जब भी मिल जाए तो उसे हम कहते हैं संपृक्त ध्वनि। कैसी ध्वनि कहते हैं? संपृक्त ध्वनि। अब यहाँ पर बोलने के तरीका अलग है कि भैया यहाँ पर देखो लिखा है, आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा गया, उदाहरण पूछ लिया गया कि संबल कैसी ध्वनि है। हमने आपको बताया ना, संपृक्त ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती जब दो व्यंजनों के बीच में एक ध्वनि संपृक्त हो जाए या एक आधा व्यंजन आ जाए। आप यहाँ पर लिख सकते हो, कोई भी क्या आ जाए? आधा व्यंजन आ जाए। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर एक व्यंजन ये है, एक व्यंजन ये है, इन दो व्यंजनों के बीच में एक आधा व्यंजन है।
तो उसे हम संपृक्त ध्वनि कहते हैं। लेकिन एक यहाँ पर संयुक्त एक आपको मिलेगी कैसी ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, ठीक है। संयुक्त ध्वनि किसे कहते हैं, ये संयुक्त ध्वनि में होता क्या है ना, संयुक्त ध्वनि में क्या होगा, हमेशा याद रखना कि दो व्यंजनों से एक स्वर जुड़ा होगा। इसमें क्या होगा, इसमें होगा दो व्यंजनों से एक स्वर जुड़ा होगा, एक क्या जुड़ा होगा, स्वर जुड़ा हो, है ना। जैसे इसी का एक उदाहरण लिख दिया जाए, जैसे प्राण लिख दिया जाए, है ना, प्राण लिख दिया जाए तो पा होगा प्लस क्या होगा, अब देखो यहाँ पर इसको लिखा कैसे जाएगा, प्राण है ना, पा है और रा है और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ है। ये देखिए, तो दो व्यंजनों से क्या जुड़ा हुआ है, एक स्वर जुड़ा हुआ है। जब दो व्यंजनों से एक स्वर जुड़ जाए तो उसे संयुक्त ध्वनि कहते हैं। लेकिन जब दो व्यंजन के बीच में एक व्यंजन आ जाए तो उसे हम संपृक्त ध्वनि कहेंगे, है ना। इसमें क्या है, जैसे संबल लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, संबल ही लिख दिया, है ना। फिर से समझिएगा, संपृक्त ध्वनि वे ध्वनियाँ होती हैं जो दो व्यंजनों के बीच में एक आधा व्यंजन जुड़ा हो। सीधी सी बात, दो व्यंजनों के बीच में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दो व्यंजनों के बीच में एक व्यंजन ये है और एक व्यंजन ये है, इन दोनों व्यंजनों के बीच में एक आधा व्यंजन जुड़ा, इसे कहते हैं संपृक्त ध्वनि। संयुक्त ध्वनि किसे कहते हैं, संयुक्त ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जब दो व्यंजनों को एक स्वर से जोड़ा जाए, है ना। यहाँ पर देखो दो व्यंजन हैं, दो व्यंजनों को एक हमने स्वर से जोड़ दिया, जैसे प्रा लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, प्रा, ये, है ना, प्रा। तो यहाँ पर दो व्यंजन हैं, दो व्यंजनों को एक स्वर से जोड़ रहे हैं। प्रा लिखा कैसे जाएगा, पहले पा लिखा जाएगा, फिर रा लिखा जाएगा, फिर आ लिखा जाएगा। देखो ये कैसी ध्वनि, संयुक्त ध्वनि है। कैसी ध्वनि, संयुक्त, दो व्यंजनों को एक स्वर के सहारे जोड़ दिया जाए। और युग्मक ध्वनि कौन सी ध्वनि होती है, जहाँ पर एक ही ध्वनि का द्वित्य हो जाए, मतलब एक कोई अक्षर हो उसी के समान दूसरा आधा अक्षर हो। जैसे कच्चा लिखा जाए, ऐसे कच्चा, तो एक व्यंजन है उसी के समान पूरा व्यंजन आए, उसे हम युग्मक ध्वनि कहते हैं या द्वितीय व्यंजन कहते हैं उनको। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो ह्रस्व स्वरों की संख्या भैया कितनी होती है, 4 होती है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और एक है आपका जी, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को याद रखना, हमेशा हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, है ना, व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। लिपि चिन्ह का मतलब वही होता है वर्ण, है ना, वर्ण समूह नहीं कहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 16, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं होता है। लेकिन उनका समावेश भैया किस में नहीं होता है, उनका समावेश स्वर में नहीं होता है। तो अंक और आहा, ठीक है, याद रखेंगे, अंक और आहा, इनका प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन इनको हम स्वर की तरह प्रयोग किया जाता है, लेकिन स्वर नहीं होते हैं, क्योंकि इनको अयोगवा कहते हैं, क्योंकि स्वर के सहारे इनका इस्तेमाल किया जाता है। अंक और आहा, किशोरीदास वाजपेयी ने इनको क्या कहा था, अयोगवा कहा था, अयोगवा कहा था किशोरीदास वाजपेयी। याद रखना, किसने संज्ञा दी थी, किशोरीदास वाजपेयी, ठीक, किशोरीदास वाजपेयी ने इनको अयोगवा की संज्ञा दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। तो हमने बताया था किस व्यंजन का उच्चारण स्थान भैया तालव्य है। तो यहाँ पर देखेंगे चाचा जाछा इया, है ना, तो यहाँ पर ये झा हो जाएगा, इसका उच्चारण स्थान तालव्य हो जाएगा। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती ना व्यंजन में की जाती है उनको हम क्या कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने जस्ट आपको बताया, उनको हम क्या कहेंगे भैया, उनको हम अयोगवा कहेंगे। हम क्या कहेंगे उनको हम अयोगवा कहेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे सारे प्रश्न, और सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, स्वर तंत्रियों के आधार पर
ठीक है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं? स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ओस व्यंजन। जीवा की नोक के ऊपर जो दांतों की पंक्तियों के सामने आने वाले दांतों के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को कहा जाता है वत्स व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वत्स व्यंजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है ना, हो गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी देवनागरी लिपि वर्ण ध्वनि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर ग्रीवा ध्वनि नहीं है आपकी, बाकी कंठ, मूर्धा, तालु, दंत ये सब हैं, बाकी आपकी कौन सी? ग्रीवा नहीं। भाषा की सार्थक एवं लघुत्तम इकाई को हम क्या कहते हैं? भाषा की सार्थक एवं लघुत्तम इकाई को हम क्या कहेंगे भैया? शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित स्वर के आधार किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लुत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लुत, क्योंकि यहाँ पर 3 मात्रा का जोड़ लगता है। प्लुत में कितनी मात्रा का जोड़ लगता है? 3 मात्रा का जोड़ लगता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों के उसी क्रम में अलग अलग लिखना क्या कहलाता है? तो वर्ण विच्छेद कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया भी होगा, वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या भैया कितनी होती है? 25 होती है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, सारे प्रश्न नोट करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, स्वर ऐ और आई का उच्चारण स्थान बताओ। तो यहाँ पर कंठ तालव्य होता है, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन दिखाई देता है? तो यहाँ पर आपका छा दिखाई देता है। ठीक, क्योंकि छा जब बनेगा तो पहले का बनेगा, फिर मूर्धन्य शा बनेगा। छा कैसे बनता है? छा बनता है आधा का और प्लस मूर्धन्य शा के योग से बनता है। तो का छा के पहले ही तो का आया है, तभी तो बनेगा, है ना। ऐसे इसको लिखेंगे, आधा का प्लस सा और प्लस आ बराबर छा, ऐसे लिखते हैं इसको। तो यहाँ पर छा के पहले क्या आया है? का आया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? छा। 3 प्रश्न और करवाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चनों की संख्या आज 30 होगी। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चनों की संख्या कितनी होगी? 30 होगी। अभी कितनी है? 26, 27 हो गई है। 27 के बाद इधर आएंगे। 27 के बाद 28, 29 और 30। ठीक है, बस 30 क्वेश्चन करवाएंगे आज। निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन सा है? ये मात्र 3 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में दंत वर्ण कौन सा है? तो ताथा दाधा ना, है ना। यहाँ पर इसमें ताथा दाधा ना तो है नहीं, तो इस वजह से यहाँ पर सा हो जाएगा, क्योंकि शा का उच्चारण भी दंत की सहायता से होता है। निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण कौन सा? अनुनासिक यहाँ पर हो जाएगा माँ, क्योंकि अनुनासिक उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण नाक की सहायता और मुख की सहायता से दोनों से होता है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार में सिर्फ अंकबिंद, अनुस्वार में सिर्फ नाक से उच्चारण होता है। ला और शा का उच्चारण स्थान बताओ। ला और शा का, तो सब भाई दंत वर्ण होते हैं। ये कैसे वर्ण होते हैं? ये आपके दंत वर्ण होते हैं। इनका उच्चारण दंत की सहायता से होता है। जब ला का उच्चारण करेंगे तो दांत की सहायता से ला का उच्चारण होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर से ज़रूर बताएं, और मिलते एक नए वीडियो के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।